तो यार देखो, पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चैनल आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास, 12th क्लास और नीट टारगेट के लिए जूलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप बीएससी एमएससी में हैं, तो उनमें भी क्या होता है, या तो साइंस वाला पार्ट आता है या तो अलग से एक सब्जेक्ट होता है जूलॉजी, जिसके अंदर मैं जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें होती हैं। और अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप ये मान के चलो कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इस चैनल पर क्लियर करने वाला हूँ। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अभी जो इस साल नीट का एग्जाम होने वाला है वो तो देखो 2 महीने में आने ही वाला है। अब 2 महीने में मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं करवा सकता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, अगर मैं करवाता तो भी। अब देखो, अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, मतलब जल्दी 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 आपको रिवाइज करना है, बाकी आपका सब कुछ क्लियर है, तब तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे और भी वीडियो मिल जाएंगे, आप बाकी चैनल पर जा सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर आप इस साल 10th पास कर रहे हो और 11th में बैठने वाले हो, इसी साल बैठ जाओगे आप, लगभग अप्रैल मई जून में बैठ जाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए ये वीडियो, अगर आप 11th क्लास में होने वाले हैं इस साल, बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाला है। इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया गया है, यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपने अपने 2 साल ड्रॉप कर दिए हैं या आपको अच्छा जो गाइडेंस है कोचिंग में नहीं मिला है और आपके कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, आ जाओ भैया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपना पहला जो अपना टॉपिक लेके आया हूं वो आपको शुरू कर रहा हूं, बताता हूं। देखो, 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपके एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। डरो मत भैया, हिंदी मीडियम वाले डरना नहीं है। रसायन, समन्वय और एकीकरण। डरने की जरूरत नहीं है, अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, केमिकल जो है सबको पता होता है, 10th क्लास में भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको आप पढ़ते हैं। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि आपको केमिकल के बारे में पता है। भैया, जितनी भी चीज आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, इसको भी देख रहे हो ना, ये भी पूरा केमिकल है। मतलब ह्यूमन भी किसका बना हुआ है, केमिकल्स का बना हुआ है, हर चीज केमिकल्स की बनी हुई है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, दो वर्ड आ गए, ये दोनों वर्ड मेरे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब देखो, ये कैसे क्लियर करूंगा मैं, मेरी बात सुनो। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपस में मिली हुई है, इतना ही काफी नहीं है, मिलकर वो कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फंक्शंस कर रही है, तो वो मिलजुल कर काम कर रही है, इसको मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन का मतलब देखो, मैथ्स में भी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपल सा जोड़ना, ऐड करना। अब देखो, मैं इन दोनों वर्ड को आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई फैमिली है, उसमें 5-10 लोग रहते हैं, वो एक साथ जुड़कर रहते हैं, बस केवल रहते हैं, तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन है। एक दूसरे के कोई काम नहीं आ रहे, बस एक फैमिली में रह रहे हैं, इंटीग्रेशन। दूसरा देखो, कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रह भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया है और अपना अपना काम भी कर रहे हैं और वो परिवार को चला रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। इस चैप्टर में भी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, शरीर में कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो मिलजुल कर एक साथ रहती भी हैं और रहने के अलावा वो एक साथ मिलजुल कर काम भी करती हैं। किसी एक का भी काम अगर इधर उधर हो गया, दिक्कत हो जाएगी पूरी फैमिली को, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, इस सिस्टम में एक नाम आता है जिसका नाम है ग्लैंड। डरना नहीं है हिंदी मीडियम वाले, पहले बता रहा हूं, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रंथि। हिंदी में क्या कहेंगे, ग्रंथि। अब ग्रंथि नाम तो सुना हुआ है, ये तो मैं नहीं मान सकता कि आपका नाम ही नहीं सुना हुआ, और अगर आपका नाम सुना हुआ है ना तो आगे का काम तो मेरा है। अब देखो,
आपने कोशिका का भी नाम सुना है, सेल का। अब पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है, कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है, ये पता है आपको। बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये जो ऑर्गन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे बोले, देखो मैं ग्रंथि उसको कहता हूं, ग्रंथि वह ऑर्गन है जो किसी केमिकल का सीक्रेशन करेगा। केमिकल का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा। ठीक है, कौन से केमिकल का सीक्रेशन करेगा बताऊंगा अभी, सुनो। ग्लैंड एक ऑर्गन है जो किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। बोले एक कोशिका भी केमिकल का सीक्रेशन कर सकती है क्या? हाँ, अकेली एक कोशिका अगर किसी केमिकल का सीक्रेशन करती है तो मैं उसको ग्लैंडुलर सेल बोल सकता हूँ। वो भी एक ग्रंथिल कोशिका है, ग्रंथि की तरह काम करने वाली कोशिका है। तो एक कोशिका भी हो सकती है और बहुत सारी कोशिकाएं भी क्या हो सकती हैं, मिलकर एक ऑर्गन बना सकती हैं और वो भी क्या कर सकती हैं, केमिकल का सीक्रेशन कर सकती हैं। ठीक है, अब मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहां सीक्रेशन, कहां भैया, कहां कहां करोगे सीक्रेशन? और ग्रंथि तो समझ में आ गई मेरे को, लेकिन आप ये सीक्रेशन करोगे कहां? मतलब दो चीज है मेरे पास, क्या? ब्लड से बाहर करूंगा, ब्लड से बाहर करूंगा, और एक क्या आ गया, ब्लड के अंदर करूंगा। दो चीज आ गई। मतलब या तो मैं ये जो सीक्रेशन है ग्रंथि से, या तो ब्लड के बाहर करवाऊंगा या तो मैं ब्लड के अंदर करवाऊंगा। बोले अच्छा नाम दे दो भैया। बोले ये ले, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब ग्रंथि के कितने टाइप हो गए हैं, दो टाइप हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक हो गया मेरे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया मेरे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। दो टाइप हो गए ग्रंथि के। ठीक है, एक्सो बोले तो बाहर सीक्रेशन और ब्लड के बाहर की बात कर रहा हूं। एंडो बोले तो अंदर अंदर की तरफ सीक्रेशन, और किसके अंदर की बात कर रहा हूं, ब्लड के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आती है कि कोई कोशिका थी या कोई ग्लैंड थी, उसने अपना केमिकल सीक्रेट किया, डायरेक्ट डाल दिया किसके अंदर, ब्लड के अंदर डाल दिया। ठीक है, एक्सोक्राइन में देखो ब्लड के अंदर तो नहीं डाल दिया, फिर कहां डाल दिया, बाहर निकाल दिया क्या बॉडी से? नहीं नहीं, बाहर नहीं निकाला है। बोले हम है ना, हमारा केमिकल डालेंगे किसी डक्ट के अंदर, डक्ट के अंदर सीक्रेशन। ठीक है, उधर क्या है, डक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट किस में डालेंगे, ब्लड के अंदर डालेंगे। तो भैया इसमें इसका मतलब डक्ट क्या हो गई है, प्रेजेंट हो गई है, और इसके अंदर इसका मतलब डक्ट क्या हो गई है, absent हो गई है। तो ये वाली ग्रंथियां तो कैसी हैं, नलिका युक्त हैं, डक्ट के साथ वाली है। और ये क्या हो गई, डक्ट लेस हो गई, मतलब डक्ट नलिका विहीन हो गई। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मैन जो समझने वाला पार्ट था वो मैं आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपकी फैमिली में भी कोई पढ़ना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जरूरतमंद की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना टॉपिक। मैंने आपको दो ग्लैंड बता दी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जिसमें से मैं पहले उठा लेता हूँ एक्सोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड उठा लेता हूं मैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये अपना केमिकल या तो इंटरनल सरफेस पर सीक्रेट करती है या तो अपना केमिकल एक्सटर्नल सरफेस पर सीक्रेट करती है। ठीक है, बोले एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस कहाँ, किसकी, अरे ऑर्गन्स की और किसकी। ठीक है, अब बोले बहुत अच्छी बात है, सरफेस हमें बहुत सुन के अच्छा लगा, लेकिन ये तो बताओ केमिकल क्या है। बिना केमिकल का नाम बताए हमें क्या पता कौन सा केमिकल सीक्रेट करवा रहे हो।
बोले ठीक है, केमिकल का नाम बता देते हैं तो आपको पहले। अब देखो, एक केमिकल सलाइवा, जिसको मैं कहता हूं हिंदी में लार, लार को सलाइवा कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो मिल्क, मिल्क जो है वो भी एक टाइप का केमिकल ही तो है। उसको बनाने वाली ग्लैंड भी कौन सी है? मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, उनमें क्या होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरी चीज देखो म्यूकस, म्यूकस को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा क्या है? एक लसलसा सा पदार्थ है, नाक में उंगली डाल के देखो, जो लसलसा पदार्थ निकलेगा उसको मैं क्या कहता हूँ? म्यूकस कहूंगा। मुंह में उंगली डाल के देखो इधर तक लसलसा आपको मिलेगा, ये क्या है? म्यूकस है, ठीक है। तो एक म्यूकस भी क्या सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन भी कौन सी ग्लैंड कर सकती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कर सकती है। इसके अलावा क्या है बोलो? एंजाइम। अब एंजाइम जो है, वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स आपका अलग से चैप्टर है, तो उसमें आप एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी हट गया, उसमें भी आप एंजाइम के बारे में खूब अच्छे से पढ़ते हैं। तो इनका सिक्रेशन भी कौन करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। इसके अलावा और भी है क्या? ईयर वैक्स। अब ईयर वैक्स क्या है? अरे वो लड़कियां करती है ना वैक्सिंग वाला, तो उसको आप टच करके देखना, वो ना तो बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, ना ही ज्यादा वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, तो बीच का सा मटेरियल होता है। कान में उंगली डाल के देखो, कुछ ऐसा ही जो पदार्थ निकलेगा उसको मैं बोलूंगा ईयर वैक्स। कान से निकला हुआ वैक्स जैसा पदार्थ ईयर वैक्स हो गया, ठीक है। तो मेरे पास इतने सारे केमिकल हो गए जो कौन सीक्रेट करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इंटरनल सरफेस पे करेंगे या तो एक्सटर्नल सरफेस पर करेंगे। अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इंटरनल सरफेस का एग्जांपल ले लेता हूं। ये इसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक में क्या है कि एक लेयर है, इस टाइप से लेयर है, मैं इस लेयर बना लेता हूं और इस लेयर के अंदर यहां पर, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनको मैं बोल देता हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड। भाई साहब बायोलॉजी में टर्म्स अगर आपको याद हो गई तो आप ये मान लो सब कुछ याद हो गया। गैस्ट्रिक जो टर्म है वो आती किसके लिए है? स्टमक के लिए आती है। ये स्टमक है, स्टमक है ये पेट है, पेट, पेट यहाँ पर जहां पर खाना रहता है ना उसको बोलते हैं आप स्टमक, ठीक है। इसमें पाई जा रही है कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जहां पर भी आपको गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक इस टाइप का वर्ड मिल जाए ना, समझ जाना पेट की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है, ठीक है। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे लड़कियों की फोटो जूम करके देखते हो ना ऐसे, तो मैं भी इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसको जूम करके देखो कैसे दिखाते हैं। ये संरचना कुछ इस टाइप की बनी हुई है, और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ कोशिकाएं हैं जो कुछ सीक्रेट करेंगी केमिकल। मैं उस केमिकल का नाम एंजाइम ले सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगी? ये सारी कोशिकाएं कुछ केमिकल का सीक्रेशन करेंगी। ये रहा केमिकल, इस केमिकल का सीक्रेशन करेंगी ये कोशिकाएं, ठीक है। अब ये जो केमिकल है मैं इसको भेजूंगा कहाँ? डायरेक्ट ब्लड में भेजूंगा या ब्लड से बाहर भेजूंगा? बोले ब्लड से बाहर भेजूंगा। ब्लड से बाहर कहाँ भेजोगे? नलिका में, नलिका में भेजोगे। तो इतना इतना वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या कह देता हूँ? डक्ट। डक्ट बोले तो नलिका कह देता हूँ। ये डक्ट प्लास्टिक की बनी है क्या? है नहीं रे, डक्ट किसकी बनी होती है? ये भी कोशिकाओं की बनी है। ये डक्ट भी किसकी बनी है? कोशिकाओं की बनी है। लेकिन ये कोशिकाएं किसी केमिकल का सीक्रेशन नहीं कर रही हैं अभी, और ये जो केमिकल इन ग्लैंडुलर सेल्स ने जो सीक्रेट किया है ये केमिकल इस नलिका से होता हुआ बाहर जाएगा। बाहर कहाँ जाएगा? देखो, देख लो, इसी को तो जूम करके दिखा रहा हूं। बाहर यहाँ स्टमक है, स्टमक की आउटर सरफेस, स्टमक के अंदर आ रहा है तो इंटरनल सरफेस। तो स्टमक से बाहर निकल रहा है, इस सरफेस के बाहर आ रहा है या सरफेस के अंदर वाली सरफेस के अंदर आ रहा है? अंदर आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरनल सरफेस पर एक्सोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया है? अपने केमिकल का सीक्रेशन किया है। डक्ट ठीक नहीं थी इनके पास, डक्ट थी तो डक्ट का भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल सरफेस, मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके स्वेट ग्लैंड, स्वेट
ग्लैंड। यहाँ पर एक और भी नाम ऐड कर सकता हूँ इसका, मतलब मैं क्या, स्वेट। स्वेट बोले तो पसीना। पसीना कहाँ पर आएगा, इस स्किन के ऊपर आएगा, इधर उधर आएगा पसीना, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वेट ग्लैंड। में आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक्सटर्नल सरफेस में। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो मैं कंटिन्यू करता हूं आगे। आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का केमिकल तो मैंने बता दिया, तो इसका भी बता देता हूं। इसका केमिकल क्या है, हार्मोन। सुनो, हार्मोन जो है ऐसे केमिकल है जो बॉडी में बिना मतलब के नहीं चाहिए। इनको, इनकी जब बॉडी को जरूरत होती है तभी सीक्रेट होने चाहिए। अब देखो बिना मतलब में अगर मैं एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन सीक्रेट करवाता हूं, उनका काम क्या है, आपातकालीन स्थिति में काम करना। आपातकालीन स्थिति मतलब कुत्ता पीछे भाग रहा है, अब बॉडी को काम करने की जरूरत है, अब मैं सो रहा हूँ आराम से और मैं सीक्रेट करवा रहा हूँ एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, सोते सोते भागूंगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसका मतलब हार्मोन तभी सीक्रेट होने चाहिए जब हमें जरूरत है, और ऐसा ही होता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, अलग से टॉपिक है, बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए ये सुनो कि मैंने उसमें एक्सोक्राइन में तो मैंने ऐसे कहा था कि ग्लैंड ग्रंथि है और डक्ट में डाल रही है। अब इसका कहां पर कैसे होगा, सुनना समझना एक बार। जैसे मैं ये कुछ कोशिकाओं की फॉलिकल बना लेता हूं, ठीक है, मैंने ये फॉलिकल बना ली, और भैया ऐसा है ब्लड जो है वो बॉडी के एक एक ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ये नलिकाएं हैं जो ब्लड को लेके आती हैं, और कुछ नलिकाएं हैं जो ब्लड को वापस से लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट तक लेके आ जाती है। कहाँ से लेके आती है, हार्ट से लेके आती है। लेके आती है वो आर्टरी, लेके जाती है वो क्या है, वेन है। तो मैं इनको ब्लड वेसल बोल दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। अब देखो ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में जगह पड़ी हुई है, इस जगह का नाम क्या है, जगह का नाम बोल रहा हूं, जगह का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस का मतलब होता है स्थान। अब ये स्थान में सूखा नहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ है, रेड रेड कलर का ये जो भर दिया है ना मैंने, इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव, कुछ लिक्विड पार्ट है। अब देखो सूखा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, कोशिकाएं क्या बोली, ऐसा है हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सूखे में नहीं कर सकते हम, थोड़ा हमें मॉइस्ट नमी वाली जगह चाहिए। बोले ले लो पानी ले लो, हो गया। तो ये द्रव इनके आसपास बाहर, कोशिकाओं के बाहर है, इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके अंदर स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो फॉलिकल्स की कोशिकाएं हैं, ये दो चीज बनाएंगी हमारे लिए, क्या, एक तो बोले हार्मोन बनाएंगे। अकेला हार्मोन ही रहेगा क्या, बोले नहीं, ऐसा है भैया, कोशिकाओं ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी की है तो इन्होंने CO2 भी बनाई है। अब ये CO2 और ये हार्मोन किसके अंदर आ जाएंगे, डायरेक्ट ब्लड में। भैया ब्लड ही भरा हुआ है इसमें, इनमें क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ, ब्लड वेसल में तो ब्लड ही भरा होगा और क्या भरा होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज यहाँ पर आ गई, और फिर ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट होंगी, कहाँ पर, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, हार्मोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या पूरी बॉडी बॉडी में हर जगह ही काम करने लग जाएगा, नहीं नहीं, क्यों, उसके पीछे कारण है। देखो कोई भी केमिकल हो, कोशिकाओं के पास अगर उस केमिकल के लिए रिसेप्टर है तो वो उस जगह पर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे मैं ये कहता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH और LH या ICSH मान लेता हूं मैं, मेल्स में उसका सिक्रेशन करती है, वो डायरेक्ट जाके और काम करता है टेस्टिस में। मैं ये कहता हूं पेट में काम करवाओ उसे, स्टमक में काम करवाओ, करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, स्टमक में उसके लिए रिसेप्टर है ही नहीं। अब रिसेप्टर क्या बीमारी है, देखो एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है कि जब कोई आता है तो उसके घर वाले ऐसे पट्टी लेके खड़े हो जाते हैं कि हम उसके घर वाले हैं, आ जाओ, और वो पट्टी देखता रहता है और फिर उसके पास आ जाता है।
रिसेप्टर भी ऐसे ही पट्टी लेके बैठे रहते हैं, बोले एफएसएच है क्या, एफएसएच है क्या, आ जाओ आ जाओ। एफएसएच बोलेगा हाँ मैं यहाँ हूँ, बोले आजा इधर ही आजा, बाकी जगह सर्कुलेट हो रहा है ना, कोई कोई मतलब नहीं है फालतू का सर्कुलेट होने का, इधर आजा। आ गया टेस्टिस के पास, काम कर दिया। ऐसे ही ओवरी के पास जाएगा तो ओवरी के पास काम कर लेगा फीमेल्स में, ठीक है। तो हार्मोन टारगेट ऑर्गन में जाकर काम करते हैं, हर जगह काम नहीं करते हैं, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट जरूर होते हैं, लेकिन काम टारगेट ऑर्गन के पास ही करेंगे। अब देख लो दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन्स क्या चीज है और एंजाइम क्या चीज है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना, और अगर कोई आपकी फैमिली में पढ़ना चाहता है तो उसको शेयर जरूर कर देना। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में हर ह्यूमन को पता होना चाहिए, फिर वो चाहे मम्मी हो पापा हो या कहीं खेत में काम करते हो, पढ़े लिखे नहीं है, तब भी ये लेक्चर देखना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, बाय करो।